आज हम लोग फ्रिक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है, फ्रिक्शन के बारे में जाना है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जाना है और टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जाना है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इस सब के बारे में हम लोग जाने हैं। आज जानेंगे कि फ्रिक्शन से लाभ और हानि क्या है, फिर फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग फ्रिक्शन का लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। एक जनरल बोला जाता है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन जरूरी है, जरूरी इविल है। इविल इविल के मतलब दानव भी होता है, इविल के मतलब हानि होता है। तो हम लोग नेसेसरी इविल मतलब जरूरी हानि है ही समझें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी नेसेसरी इविल। इस नेसेसरी को समझें एडवांटेज और इविल को समझें हानि चाहे लॉस, डिसएडवांटेज। इसको डिसएडवांटेज कहिए। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग पढ़ेंगे। इसका फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। तो इसका एडवांटेज जानेंगे, डिसएडवांटेज जानेंगे। एडवांटेज पहले जाने कि उससे क्या लाभ है। एडवांटेज फ्रॉम फ्रिक्शन, तो एडवांटेज क्या है, जैसे उससे क्या लाभ हम लोग को होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, क्या हानि हो जाता। तो हानि अभी नहीं पढ़ेंगे, लाभ हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होने से हम लोगों को क्या लाभ होता है। तो जाने एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हम लोग फ्रिक्शन के कारण ही चल पाते हैं। तब फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। फ्रिक्शन enables us to move on ground। उसी के चलते हम लोग, फ्रिक्शन के चलते ही हम लोग ग्राउंड पर चल पाते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तो पैर का जो टो है, टो बोलते हैं पैर का निचला हिस्सा, माने जो नीचे जो फुट है, फुट का जो अगला हिस्सा है मतलब उंगली वाला हिस्सा है, उस पर हम लोग फोर्स देते हैं, चलते समय फोर्स देते हैं। तो जब फोर्स देते हैं उस पर, तो हम लोग तो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो फोर्स देते हैं पीछे तरफ। तो जब पीछे फोर्स देते हैं तो एक फोर्स धरती से, माने पैर और धरती के रगड़ के चलते एक फोर्स काम करता है जो आपको आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, जिसके चलते गिर पाते हैं। वही कहीं फ्रिक्शन नहीं है जमीन पर, बरसात के दिन में जमीन पर काई लग जाता है, चिकनाई हो जाता है, काई लगने के चलते चिकनाई हो जाता है, छत पर चिकनाई हो जाता है, तो चलते हैं तो गिर जाते हैं। तो अगर फ्रिक्शन रहता तो हम नहीं गिरते। तो उसी और इसको करने के लिए जूता जो हम लोग का है, अगर जूता रुख रहा है तो हम लोग चलेंगे। तो यही जाने कि फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू मूव ऑन ग्राउंड। फ्रिक्शन हम लोगों को ग्राउंड पर चलने में मदद करता है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम गिर जाते। और है
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ये तो सब जगह रहेगा। इनेबल्स ए कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्किडिंग। स्किडिंग मतलब होता है फिसलना। बिना फिसले, बिना फिसले कार मूव होता है फ्रिक्शन के कारण। अगर जमीन पर कार के पहिए और जमीन के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो नहीं होता फ्रिक्शन, तो पहिया वहीं पर घूमता, हम लोग का कार नहीं बढ़ता। लेकिन चूंकि धरती माने रोड और कार के पहिए के बीच में फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन के कारण गाड़ी आगे बढ़ पाता है। तो ये हुआ कि फ्रिक्शन इनेबल्स ए कार टू मूव ऑन रोड विदाउट स्किडिंग, बिना फिसलन के। अगर फिसलन हो जाए तब क्या होगा कि गाड़ी वहीं पर उसका पहिया घूमने लगेगा। ऐसा कभी आपने देखा है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है, पहिया घूमने लगा? होता है। कभी कभी गाड़ी कहीं फंस जाता है पांक कीचड़ में और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहिया घूम जाता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है। इसका मतलब कि वहाँ पर स्किडिंग है, फिसलन है। वो रोड पहिया और जमीन में पकड़ नहीं बन पाता है, जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाता है और घूमने लगता है। फ्रिक्शन और करता है, ब्रेक लगाने में मदद करता है। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इनेबल्स अस फॉर टेकिंग ब्रेक्स। जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो गाड़ी तेज दौड़ रही है, आगे कोई बच्चा आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई आदमी आ गया, तो उस स्थिति में गाड़ी को एकाएक रोकना रहता है। तो उस स्थिति में गाड़ी में जो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगता है वो फ्रिक्शन के चलते ही। फ्रिक्शन गाड़ी के पहिए और ब्रेक के बीच, ब्रेक का जो लीवर है, लीवर को जब हम लोग दबाते हैं तो गाड़ी के पहिए और ब्रेक के बीच एक पकड़ बन जाता है और गाड़ी का पहिया को जाम कर देता है, अस्थिर करने का कोशिश करता है। तो या तो गाड़ी हम लोग धीरे कर लेते हैं या एकाएक बंद करते हैं, तो तभी हो सकता है जब फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन नहीं रहता तो आपका ब्रेक काम नहीं करता। तो इसीलिए फ्रिक्शन इनेबल्स अस फॉर टेकिंग ब्रेक्स ऑफ आवर व्हीकल्स, इसमें काम करता है। और कहाँ काम करता है? तब फ्रिक्शन इनेबल्स अस, लिखने में। अगर चिकना कागज पर, चिकना चीज पर हम लोग लिखते हैं तो नहीं लिखा पाता है। वही बोर्ड है, रुखड़ा है, इस पर लिखा जाता है। पेन जब चलाते हैं तब पेन का जो इंक है, उसका रंग है, इस पर सट जाता है, जिसके चलते हम लोग जो लिखते हैं सो दिखता है। वही मिरर पर लिखेंगे, स्मूथ मिरर पर लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखा पाएगा, एकदम नहीं लिखा पाएगा। तो फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू राइट ऑन पेपर बाय पेन और पेंसिल। जानते हैं कि पेन में इंक रहता है और पेंसिल में ग्रेफाइट बीच में घुसा हुआ रहता है, कार्बन का होता है। तो वो जो है ग्रेफाइट, जब हम लोग लिखते हैं कागज पर, तो ग्रेफाइट का जो कालापन है उस कागज पर उग जाता है। वही यदि कागज में
तेल लगा हुआ रहेगा, तेल लगा रहेगा, चाहे पेंसिल के नोक पर तेल रहेगा, तो ऐसे खींचेंगे, उस पर लाइन खींचना चाहेंगे, कुछ लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखा पाएगा। फिर रगड़ते रगड़ते कुछ देर में जब तेल हट जाता है फिर लिखाना शुरू होता है। तो फ्रिक्शन अगर नहीं रहे तो हम लोग कागज पर लिख नहीं पाएंगे। कागज पर नहीं लिखने के कारण से, नहीं लिखाने पर हम लोग देख ही नहीं पाते। और है कि फ्रिक्शन के चलते हम लोग किसी चीज को हाथ में उठा पाते हैं। अगर नहीं रहे फ्रिक्शन तो हम लोग हाथ में नहीं उठा पाएंगे। जैसे एक कपड़ा लिए हैं, फ्रिक्शन है इसलिए कपड़ा को ले पाए हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो इस कपड़े को नहीं ले पाते, यह गिर जाता। तो फ्रिक्शन, फिफ्थ, फ्रिक्शन enables us to pick up उठाना, to pick up things in our hands। हैंड में जब फ्रिक्शन रहेगा तभी हम लोग किसी चीज को उठा पाते हैं। अगर कोई चीज चिकना रहता है उसको नहीं उठा पाते हैं। वैसा कोई एग्जाम्पल मालूम है? नहीं मालूम है, बताते हैं हम। जैसे एक शीशे का गिलास है और उसको, उसमें पानी ले करके हम लोग उठाकर पी लेते हैं। यदि वही हमारे हाथ में या तो तेल लगा हुआ है या ग्लास के फ्लो बाहरी सरफेस पर तेल लगा है, ग्रीज लगा हुआ है, और हम लोग उठाना चाहेंगे तो बहुत कष्ट से उठेगा या गिर जाएगा, और वो ग्लास टम्बलर, वह जो ग्लास जो पानी पीने के लिए आया है वह गिर जाएगा, फूट जाएगा। तो फ्रिक्शन अगर है तो हम लोग किसी चीज को उठा पाते हैं, नहीं है तो नहीं उठा पाते हैं। तो ये फ्रिक्शन हुआ। और है फ्रिक्शन जो है उसके कारण से हम लोग माचिस को जलाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहे तो माचिस को नहीं जला पाएंगे और आग नहीं तैयार होगा। हम लोग का खाना बनाने के लिए जो माचिस जला करके गैस जलाते हैं, चाहे लकड़ी जलाते हैं, चाहे कोयला जलाते हैं माचिस का यूज करके, तो वो नहीं कर पाएंगे। तब फ्रिक्शन इनेबल्स अस फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू लाइट, जलाने में, टू लाइट दी स्टिक्स ऑफ मैच। माचिस का तिल्ली को जलाने में फ्रिक्शन मदद करता है। कैसे? माचिस में देखे होंगे कि दो साइड में रुखड़ा सरफेस होता है। उस सरफेस पर जब हम लोग माचिस रगड़ते, माचिस की तिल्ली जिस तरफ से कुछ मटेरियल लगा हुआ है उस उधर से रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण वो गर्म हो जाता है। गर्म होकर के उसका वह अपने बर्निंग पॉइंट तक चला जाएगा वो मटेरियल, तो जल जाता है, फायरिंग हो जाता है। तो जल जाता है तो वो स्टिक जल पाता है। तो फ्रिक्शन अगर नहीं रहे तो हम लोग खाना बनेबे नहीं करेंगे। जब स्टिक मैच जलेगा नहीं तो खाना बनेगा कैसे? वैसी स्थिति में काम ही नहीं चलेगा। फिर अगला है कि फ्रिक्शन के चलते हम लोग लकड़ी को काट पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहे तो लकड़ी को नहीं काट पाएंगे। तो फ्रिक्शन enables us to cut a log of wood, wood को काटेंगे, log of wood by a saw,
सौ मतलब आरी, आरी से काटते हैं। ये लकड़ी का हो गया लॉग, इसको हम लोग आरी से चला के ऐसे काटते हैं। तो आरी, आरी जो है, आरी और लकड़ी के बीच में फ्रिक्शन होता है, रगड़ होता है, उस रगड़ के चलते वो कटने लगता है। कभी कभी तो लोहा भी हम लोग ना आरी से काटते हैं, हेक्सा ब्लेड से, तो उससे भी काटा जाता है। तो फ्रिक्शन के चलते ही वो काटा जाता है। लोहा के रड को हम लोग काट पाते हैं। देखते हैं कि लोहा के रड ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो काटने वाले हैं थोड़ा पानी डाल देते हैं, फिर काटते हैं। तो इसलिए कि काटते हैं कि गर्मी हो जाता है, रगड़ के चलते गर्मी होता है। तो ये हुआ फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू कट ए लॉग ऑफ वुड बाई ए सॉ। अब हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। अब एडवांटेज पढ़े हैं, अब डिसएडवांटेज मतलब उससे हानि क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो बहुते डिसएडवांटेज है, वहाँ लाभ भी है। और क्या डिसएडवांटेज मतलब इविल क्या आ रहा है वो हम लोग अब देखेंगे। तो डिसएडवांटेज है, पहले हम लोग कुछ जाने कि जब दो चीज में रगड़ होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उसके बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स उससे छूटते हैं, हटते हैं, जिसके चलते वह हिंदी में बोलेंगे कि घिस जाता है, खिया जाता है, वो घिस जाता है। तो जब घिस जाएगा तो उस जिस काम के लिए वो चीज़ है वो काम नहीं कर पाएगा। तो फ्रिक्शन के चलते उस मटेरियल में वियर एंड टियर होता है, वियर एंड टियर, उसमें उसको वियर होता है रगड़ने के चलते, और वियर और टियर फटता है, मतलब धीरे 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 उसमें क्षरण होता है। वियर आउट मतलब वियर आउट होता है, टियर आउट होता है। वियर आउट का मतलब है कि उसमें से टूट करके निकलना। टियर मतलब फटना, फट के टूटना। वियर एंड टियर बन गया है एक फ्रेजल चीज। तो हम लोग जाने कि डिसएडवांटेज क्या है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन वियर्स आउट आवर सोल्स ऑफ शूज, शूज के जूता के सोल को घिस जाता है फ्रिक्शन के चलते। जब हम लोग चलते हैं रोड पर तो चलते चलते जो सोल का रबर है वह घिस जाता है। तो घिस जाएगा तो उसमें जो गोटी नीचे बना हुआ है, जो ट्रेड्स बना हुआ है पैर जो सोल के नीचे, वो घिस जाता है। और जब घिस जाएगा तब वह स्लाइड, हम उस पर चलेंगे तो कहीं फिसलन मिलेगा, फिसल जाएंगे, स्लाइड हो जाएंगे, फिसल जाएंगे। तो फ्रिक्शन वियर आउट आवर सोल्स ऑफ शूज। और क्या है, फ्रिक्शन वियर्स आउट, क्या करता है, ये तो जूता को किया, यहाँ टायर्स ऑफ व्हीकल्स, जो गाड़ियां हैं उसके टायर को घिस देता है। टायर बहुत महंगा मिलता है, एक जीप का चाहे एक बोलेरो का टायर जो है वो मिलता है 6,500 में, और 4 टायर होता है तो 24,000 25,000 में मिलता है। वैसी स्थिति में अगर आपका टायर जल्दी घिस जाता है, साल में 2 बार घिस जाता है, तो 50,000 तो उसी में लग गया, टायर में ही लग गया। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। फ्रिक्शन वियर्स आउट टायर्स ऑफ व्हीकल, टायर खिया जाता है, घिस जाता है, और घिसने के चलते उसका जो ट्रेड है, उसमें जो ट्रेड लगा हुआ रहता है, गोटी जिसको बोलते हैं,
गोटी टाइप का होता है, जनरली हिंदी में लोग भोजपुरी वाले गोटी बोला करते, उसका गोटी जो है सो घिस जाता है। वो घिसने के चलते उस पर वो बेल्ट हो जाता है। बेल्ट मतलब जिसे माथे पर बाल सब हटा दिए तो इसको बेल्ट कहते हैं, गंजा। वैसे ही टायर जो है सो बेल्ट हो जाता है, गंजा हो जाता है, अब वो रोड पर चलने लायक नहीं रह जाता, काहे कि ब्रेक लेंगे और धरती से उसका पकड़ रहेगा ही नहीं और आगे घसकिए जाएगा। तो वैसी स्थिति में टायर हमारा काम करने योग्य नहीं रह जाता है। और क्या करता है, फ्रिक्शन जो है मशीन के पार्ट्स को घिस देता है। फ्रिक्शन wears out parts of मशीन्स। अब पार्ट्स ऑफ मशीन जो हम लोग आंख से देखते हैं उसी की चर्चा करें। पार्ट्स ऑफ मशीन जो है उसी की चर्चा करें। तो पार्ट्स ऑफ मशीन में ब्रेक हो गया, गाड़ी का ब्रेक हो गया, तो ब्रेक भी घिस जाता है, घिस जाएगा तो ठीक से ब्रेक नहीं लगेगा। और भी जानेंगे, गाड़ी को घुमाने के लिए एक्सल लगा हुआ रहा, गाड़ी के पहिए को घुमाने के लिए एक्सल लगा रहता है, एक्सल में बेरिंग लगा हुआ रहता है, वो बेरिंग घिस जाएगा, बेरिंग घिस जाएगा तो गाड़ी का जो पहिया है जाम हो जाएगा, वो ठीक से नहीं चलेगा। तो ये सब फ्रिक्शन होने के चलते पार्ट्स ऑफ मशीन के जो पार्ट्स हैं वो घिस जाते हैं। जब घिस जाते हैं तो उनको बदल देना चाहिए, नहीं बदलने पर हानि होगा। लेकिन बदलेंगे तो उसके लिए तो पैसा लगेगा ना, तो ये डिसएडवांटेज हुआ। फिर यही बात वियर्स आउट ब्रेक्स, ये पार्ट्स ऑफ मशीन हुआ, वियर्स आउट ब्रेक्स, तो ब्रेक्स वाला में वही बात, ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल का जो है ब्रेक भी घिस जाता है। अब मान लीजिए कि साइकिल है, साइकिल में तो सीधा दिखता है कि ब्रेक का रबर जो है कुछ दिन में घिस जाता है। जब कुछ दिन में घिस जाता है तो हम लोग साइकिल का जो लीवर है, ब्रेक का लीवर है, उसको दाबते हैं तो काम में नहीं करता है। वो पहिया माने को रोकना चाहते हैं लेकिन रुकता नहीं है। वैसी स्थिति में नया ब्रेक लगाना होगा। और जानेंगे कि साइकिल जिसके पास है उसको भी तो पैसे की कमी होगी ना, तो ब्रेक लगाने में पैसा लगेगा कि नहीं। फिर बॉल बियरिंग उसका खराब हो जाता है साइकिल का, साइकिल के पहिए का, उसमें भी तो पैसा लगेगा। तो ये डिसएडवांटेज हुआ। यहाँ तो हम लोग ब्रेक्स को पढ़े। और भी देखे हैं कि फ्रिक्शन जो है स्टेयर केस मतलब सीढ़ी को घिस देता है। कैसे घिसता है ये हम लोग जाने। फ्रिक्शन wears out steps of stair, स्टेप्स ऑफ स्टेयर को माने सीढ़ी के स्टेप को घिस देता है। काहे? तब कैसे घिसता है, जैसे कोई सीढ़ी है उस पर बहुत लोगों का आना जाना है, तो आने जाने से उनके पैर के में जो जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, उसके सोल तो घिसता ही है, और साथ साथ जो सीढ़ी है, जिस चीज का सीढ़ी बना हो, चाहे मार्बल का उस पर फ्लोर लगा हो, चाहे टाइल्स लगा हो, चाहे आयरने का उसका कॉर्नर बना हो, लेकिन वो घिसता है। आइए आप देखेंगे कहाँ पर, तो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा रेलवे का सीढ़ी में। रेलवे का जो सीढ़ी है जिसमें इस पार से उस पार हम लोग चढ़ के निकल जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर, देखेंगे कि कुछ दिन में वो सीढ़ी का
जो ट्रेड है, जो स्टेप है, ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड। नीचे वाले को ट्रेड, उस सीढ़ी में के वर्ड है, सीढ़ी का वर्ड है ट्रेड, और जो खड़ा रहता है इसको राइज बोलते हैं। तो ये जो ट्रेड है ये घिस जाता है, ऐसे घिस जाता है। तो जब घिस जाएगा तो आदमी को गिरने का डर न हो जाता है, फिसलेगा गिर जाएगा, थोड़ा सा पानी लगा घिस जाएगा गिर जाएगा। तो ये जो है फ्रिक्शन वियर्स आउट स्टेप्स ऑफ स्टेयर, सीढ़ी के स्टेप को घिस देता है, हटा देता है, उसको रगड़ के हटा देता है। तो ये हम लोग देखते हैं कहाँ, रेलवे में देखते हैं, चाहे वैसा बिल्डिंग जहां बहुत लोगों का आना जाना रहता है, उसके भी सीढ़ी में, उसके भी स्टेयर में, उसका स्टेयर का स्टेप जो है, जो ट्रेड है, स्टेप का जो ट्रेड है वो घिस जाता है, जो कि हानिकारक है। और यह उसका डिसएडवांटेज है। अब हमको तो फिर दूसरा यहाँ टाइल्स लगा करके ना बनाना होगा, दूसरा फिर से अब लगाना होगा, तभी जाके ये ट्रेड ठीक होगा, चलने लगे, मतलब पैसा खर्च होगा। तो ये डिसएडवांटेज हुआ। अब हम लोग जानेंगे फ्रिक्शन रिड्यूसेज इफिशियंसी ऑफ ए मशीन। फ्रिक्शन reduces the efficiency of a machine। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। मतलब जितना हम एनर्जी खर्च किए उतना एनर्जी आउटपुट में नहीं आता है। खर्च कहाँ होता है? तो रगड़ने में खर्च हो गया, जो पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं तो उसमें वो एनर्जी खर्च हो गया। और ज़्यादा पार्ट चला तो रगड़ने के चलते जो गर्मी पैदा हुआ उसमें खर्च हो गया। तो जितना हम एनर्जी लगाते हैं, जितना हम ईंधन जला रहे हैं, फ्यूल जला रहे हैं, उतना हम लोग को लाभ नहीं मिलता है। तो लाभ मिलता है कम, और इसको परसेंट में व्यक्त किया जाता है। इफिशियंसी को परसेंट में व्यक्त किया जाता है, तो 100 से गुना कर देंगे। अब मान लीजिए कि हम खर्चा किए 100 लीटर खर्च किए और फायदा हुआ, जो कैलकुलेशन किए तो 80 लीटर का काम हमको हुआ, 20 लीटर ऐसे ही बर्बाद हो गया, तो उसका इफिशियंसी घट न गया, तो 80% हुआ इफिशियंसी। इफिशियंसी 80% हो गया तो घट गया ना। तो फ्रिक्शन रिड्यूसेज द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन। जैसे जैसे मशीन पुराना होगा, उसका पार्ट्स पुराना होगा, उसका रगड़ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, रगड़ बढ़ते जाएगा, पार्ट पुर्जा ढील होते जाएगा और इफिशियंसी घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। तो ऐसे घटते रहेगा। और फ्रिक्शन और क्या करता है? तो फ्रिक्शन जो है रिड्यूसेज द मोशन, मोशन को घटा देता है। रिड्यूसेज द मोशन ऑफ ए कार कहिए, कार चाहे मशीन कहिए, उसके मोशन को घटा देता है। अब यहाँ तो देखिए लिए कि इफिशियंसी घट गया इफिशियंसी, तो मोशन तो घटेगा ही ना। तो जैसे हम लोग रोड पर चल रहे हैं और उसको ज़्यादा फ्रिक्शन मिल रहा है तो वो मशीन उतना तेज़ी से नहीं चल पाएगा। अब जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के बहुत ज़्यादा उसका पहिया जो है धरती में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन में रहता है, तो जब ज़्यादा फ्रिक्शन में रहेगा तो देखते हैं ट्रैक्टर अधिक तेज नहीं दौड़ सकता है, जितना आपका बोलेरो और जो गाड़ियां हैं 4 व्हीलर चल सकती हैं, उतना तेज नहीं चल सकता है आपका ट्रैक्टर, इसलिए कि उसके पास फ्रिक्शन ज़्यादा है। खेत जोतना है, खेते जोतने में उतना तेज थोड़े चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, वहाँ फ्रिक्शन हो जाता है। वो जो हल होता है
उसका जो हल होता है, हल और धरती को के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, चूँकि वो धरती में उसको डूबना है, मिट्टी को काटना है, इसलिए फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेज हुआ, तो एडवांटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्रिक्शन को बढ़ाना, तो हाउ टू मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। इंक्रीज करेंगे तबे ना एडवांटेज होगा। इंक्रीज द फ्रिक्शन, क्या इंक्रीज करेंगे? इंक्रीज करने का फ्रिक्शन, तो इंक्रीज करने का हुआ कि जो जूता है, जो चप्पल है, उसके सोल को रुखड़ा किया जाता है बाय मेकिंग सोल्स ऑफ शूज रफ बना करके इंक्रीज किया जाता है। जितने अच्छा उसमें रफनेस होगा सोल में, उतने बढ़िया से हम लोग चल पाएंगे। चिकना जगह पर, अगर थोड़ा स्लिपरी जगह भी है, चिकना जगह भी है, फर्श चिकना है, तब भी अगर आपके जूते में सोल्स अच्छे लगे हुए हैं तो फिसलन नहीं हो पाएगा, आप स्कीड नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया बाय मेकिंग सोल्स ऑफ शूज। दूसरा हुआ by using treads in tires of vehicles। मतलब ट्रेड्स बोलते हैं जो वहाँ तो सीढ़ी में ट्रेड था जिस पर पैर रखते हैं, लेकिन यहाँ ये जो हुआ पहिए का ट्रेड जो धरती पर समझिए कि पहिए के पैर को रखता है, तो उसको ट्रेड कहते हैं और हिंदी में गोटी कहते हैं। तो जितना अच्छा टायर में गोटी बना हुआ रहेगा, जितना अच्छा गोटी बना रहेगा, उतना अच्छा फ्रिक्शन रहेगा। तो बाय यूजिंग ट्रेड्स इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स, ये हो गया। तीसरा है बाय यूजिंग ट्रफ, बाय यूजिंग ग्रूव्स, कहिए ग्रूव्स इन टायर्स ऑफ व्हीकल्स। देखते होंगे कि जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स के बीच में कुछ जगह गैप होता है, उस गैप को ही ग्रूव्स कहते हैं। तो ये ग्रूव्स रहने से ये फायदा होता है कि जब रोड स्लिपरी रोड जब बनता है, स्लिपरी रोड हो जाता है, कैसे बनता है? पानी बरस गया, हल्का हल्का पानी बरस गया, उस स्थिति में रोड स्लिपरी बन जाता है। तो स्लिपरी बन जाता है तो ये जो हम लोग गाड़ी पर चलते हैं, गाड़ी का पहिया, वो पानी जो है वहाँ पर ग्रूव्स में घुस जाता है या ग्रूव्स उसको ढकेल देता है, ऐसा हिसाब से वो बना हुआ रहता है पहिया। तो वो जो ग्रूव्स है, चाहे साइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, उसका ग्रूव्स जो है सो पानी को ढकेलता है, जिसके चलते फ्रिक्शन धरती और गाड़ी के पहिए के बीच रहता है और वो जो ठीक से चल पाता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखते होंगे कि जो जिम्नास्टिक लोग हैं, खेलने वाले लोग हैं, पहलवान लोग हैं, हाथ में मिट्टी लगा लेते हैं और उसके बाद तब दूसरे पहलवान से लड़ते हैं। तो कैसे वो रफनेस लाए? हाथ में मिट्टी लगा करके, बालू लगा करके। तो जिम्नास्टिक्स इंक्रीज
फ्रिक्शन ऑफ देयर हैंड्स बाय सॉइल। सॉइल से जिम्नास्टिक्स लोग जो हैं फ्रिक्शन हाथों का बढ़ाते हैं, जिससे अगला जो सामने वाला पहलवान हो उसको ठीक से पकड़ पाए। उनको तो लड़ते लड़ते इतना पसीना हो गया रहता है कि पूरा देह स्लिपरी हो जाता है, हाथ स्लिपरी हो जाता है, पकड़ेंगे वो आदमी छूट जाएगा। इसलिए वो उठते हैं, पट मिट्टी लगाते हैं, झट दें और लगा करके फिर अपना लड़ना शुरू करते हैं। और क्या है, और है रोलर का यूज करना, बाई यूजिंग नहीं इंक्रीज करते हैं, तो ये रोलर का यहाँ यूज नहीं करेंगे। बाई इसे जो खेल के मैदान में दौड़ते हैं, जो जूता पहनते हैं, जूते के नीचे स्पाइक्स लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं। बाई यूजिंग स्पाइक्स, बाई यूजिंग स्पाइक्स ऑन सोल्स ऑफ शूज यूज बाई प्लेयर्स। प्लेयर लोग उसको यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि यदि वो दौड़ेंगे तो उनका पैर स्लिप नहीं करे, धरती से पकड़ बना रहे, इसीलिए उनका जो सोल होता है उस सोल में जहाँ तहाँ ऐसा कांटी जैसा लगा रहता है, तो धरती में ठीक से सट जाता है, तो वो ठीक से दौड़ पाते हैं। ये उनका हो गया जूता, इसमें पैर हो गया। तो इस तरह से नीचे में स्पाइक्स लगे रहते हैं, जिसके चलते फ्रिक्शन बढ़ा हुआ है, स्पाइक्स के चलते फ्रिक्शन बढ़ गया। और जानेंगे बेल्ट। मशीन में बेल्ट लगा हुआ रहता है, तो एक वो जो पुली को घुमाता है, एक पुली ये है, एक पुली ये है। तो मान लीजिए ये मशीन से जुड़ा हुआ पुली है और इससे लगा हुआ है बेल्ट, ये बेल्ट लगा हुआ है। अगर बेल्ट स्मूथ है, बेल्ट स्मूथ है तो ये स्लिप कर सकता है ना, तो ऐसे मटेरियल का ये बेल्ट होता है बाय यूजिंग रफ बेल्ट्स ऑन पुली। पुली इसको बोलते हैं जो गोल होता है, जिस पर जो घूमा करता है। तो ये मान लीजिए फ्री पुली है, ये फ्री पुली है, ये जो है सो मशीन से फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली है। तो ये जो है ये हो गया। तो ये जो बेल्ट है, बेल्ट रफ बेल्ट है, रफ बेल्ट रहता है। अगर रफ बेल्ट नहीं रहेगा तो ये इस पर फिसल जाएगा, और जो हम लोग को ये घुमाना है फ्री बेल्ट को वो नहीं घूम पाएगा। इस यहाँ पर फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए रफ बेल्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जो इविल के रूप में काम कर रहा था, हानि के रूप में काम कर रहा था, डिसएडवांटेज हो रहा था, तो उसको डिसएडवांटेज नहीं हो, कम से कम डिसएडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज जरूर, लेकिन कम से कम डिसएडवांटेज हो, उसके लिए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस क्या होता है? मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, याद रखेंगे। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शनल फोर्स,
फ्रिक्शनल फोर्स भी कह दीजिए, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन कहिए, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। तो ये करने के लिए सबसे पहले वो फ्लोर को जब जरूरत है तो उसको रिड्यूस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेकिंग फ्लोर्स स्मूथ, रिड्यूस्ड बाई मेकिंग, कौन सी रिड्यूस, फ्रिक्शन रिड्यूस्ड बाई मेकिंग फ्लोर्स स्मूथ। ये यहाँ पर करते हैं, तो स्मूथ करने के लिए क्या लगा सकते हैं, पानी डाल सकते हैं फ्लोर पर, तेल डाल सकते हैं, पाउडर डाल सकते हैं, ग्रीज डाल सकते हैं। तो तेल और ग्रीज तो जानते हैं कि बॉल बियरिंग वगैरह में डालते हैं, और मोबिल भी डालते हैं। और पाउडर कहाँ डालते हैं, तो पाउडर जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसका जो गोटी है वो ठीक से चले, ठीक से मारे तो सही जगह पर जाए, ठीक से स्लाइड करे, तो उसके लिए पाउडर का हम लोग प्रयोग करते हैं। फ्रिक्शन कैन बी reduced by using lubricants friction can be reduced by using lubricants। अब कैसे lubricants को यूज करेंगे, तो आप तो जान गए हैं कि एक मान लीजिए कि एक ऐसा है ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे पर उसको रगड़ना है। तो जब उसको एक दूसरे को रगड़ना है एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे फ्रिक्शन ज़्यादा है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यही रूप दिखता है। तो एक उसको रगड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत लगेगा। इसी के बीच में यदि ग्रीज या तेल लगा देते हैं तो ये जो नीचे टफ बना हुआ है, जो गड्ढा बना हुआ है, उसमें वो भर जाता है। तो जब भर जाएगा तो इंटरलॉकिंग होगा ही नहीं, आराम से फिसलेगा। तो वहाँ पर फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, यहाँ लुब्रिकेंट डाले, मोबिल डाले, चाहे ग्रीज डाले और रगड़ रहे हैं तो उनके बीच का फ्रिक्शन घट जाता है। और कैसे और होगा, फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स, फ्रिक्शन is reduced by using व्हील्स। ई कहाँ पर करते हैं, अब जैसे हम लोग बड़ा सा सूटकेस लिए हुए हैं, सूटकेस में करीब 25 किलो सामान रखा हुआ है, और ये केस जो है इसमें 25 केजी सामान रखा हुआ है। तो इसको उठाकर या खींचकर घसीट के ले जाना बहुत मेहनत का काम है। वही यदि यहाँ पर दो लगा दिए जाते हैं रोलर टाइप के, दो गोले चाहे दो पहिए लगा दिए जाते हैं छोटे छोटे, जो रोटेट होते हैं, उसमें दो व्हील्स लगे होते हैं, व्हील्स, और तब जो है दो का है 4 लगे होते हैं, यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी 4 लगे होते हैं। तो वैसी स्थिति में उसको एक छोटा बच्चा भी प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरे जगह ढकेल के लेके चल जाता है। तो वहाँ फ्रिक्शन को रिड्यूस किया गया पहिए द्वारा। उस पहिए के यूज से हमने स्टेशन पर बहुत भारी सामान, भारी सूटकेस जो था, भारी जो सूटकेस था
उसको बड़ी आसानी से दूसरे जगह लेकर चले गए। तो व्हील के द्वारा इस फ्रिक्शन को घटाया जाता है। और भी घटाने का है। फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग तो देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल लोहे की गोली होती है, छोट छोट लोहे की गोली होती है। ये बॉल बियरिंग आप आसानी से अपने साइकिल में तो देख सकते हैं। छोटे बच्चे जो साइकिल रखे हुए हैं उनके साइकिल का पहिया में बॉल लगा हुआ रहता है। उस बॉल में साइकिल के पहिया ऐसा होता है, पहिए में ऐसा एक्सेल होता है, उस एक्सेल में ऐसा बॉल बियरिंग लगा हुआ रहता है, उस बॉल से पहिया भी लगा हुआ रहता है। ये तो बन फिगर नहीं बन पाता है, लेकिन आप खोल करके देखेंगे ये एक्सेल हो गया और इसी में छोटे 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 लोहे के स्टील के बॉल लगे होते हैं और उस बॉल से हम लोग उसका फ्रिक्शन घट जाता है, जिसके चलते साइकिल का पहिया चलने में आसानी होता है। उसमें ग्रीज मोबिल भी डाल देते हैं कि और चिकना हो जाता है। तो ये फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल मतलब वही लोहे का बॉल, अब बियरिंग, बियरिंग कहेंगे कि उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, केज होता है, उसको बियरिंग कहिए, पूरे मिलाकर बॉल बियरिंग कह दीजिए। तो ये जो है हुआ, उसमें डिफरेंट पार्ट होते हैं, हब होते हैं, एक्सल होते हैं, हब और एक्सल के बीच में बॉल होता है। ये सब कंस्ट्रक्शन है, उस पर उतना अधिक ध्यान नहीं देना है। उस हब के ऊपर पहिया होता है। तो ये हुआ फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। अब हम लोग जानेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को जानेंगे। तो फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड उसको कहते हैं कि व्हिच फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। ए थिंग व्हिच फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। तो हम लोग फ्लूइड के बारे में थोड़ा पहले जाने। फ्लूइड FLUID। फ्लूइड ए मटेरियल व्हिच फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लो मतलब बहना होता है, ब्लो माने भी बहना, तो हवा का बहना ब्लो होता है। आप किसी लिक्विड का बहना, किसी गैस का बहना फ्लो कहलाता है। अब कौन सी फ्लो करेगा? तो जैसे पानी है, पारा है, जो लिक्विड है, इसका एग्जाम्पल में होता है लिक्विड, ऑल लिक्विड्स, ऑल लिक्विड्स, ऑल गैसेस। इसके लिए सिंपल भाषा हो गया, एग्जाम्पल में ऑल लिक्विड्स ऑल गैसेस, वो फ्लूइड हो गया। तो ऑल लिक्विड में तो जितना लिक्विड दुनिया में है, जैसे पारा है, तेल है, पानी है, जो भी चीज है वो लिक्विड हुआ। और गैस हुआ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा। तो हम लोगों के पास जो लिक्विड इजीली अवेलेबल है वो वाटर है, और जो गैस इजीली अवेलेबल है वो एयर है। तो कुछ भी हम लोग बात करेंगे वाटर और एयर की ही बात करेंगे, इसी पर बात करेंगे और चर्चा हो जाएगी फ्लूइड की। तो वो फ्लूइड का जो, फ्लूइड में भी कुछ चीज चलता है, जैसे वाटर में बोट चलता है, स्पीड बोट चलता है, मेरीन्स सबमेरीन्स चलता है, एयर में हवाई जहाज चलता है, चिड़िया चलता है, हेलीकॉप्टर चलता है। तो ये सब लोग जो चलते हैं, इन जो ये नाम रखे कि वाटर में बोट चलता है,
स्पीड बोट चलता है तो इसके पर भी तो हवा जो पानी है फ्रिक्शन फोर्स लगाता होगा, ये आगे बढ़ना चाहता है, पानी कहता होगा कि नहीं बढ़ने देंगे, वो फ्रिक्शन फोर्स हुआ। उस फ्रिक्शन फोर्स को ड्रैग कहते हैं, उस फ्रिक्शन फोर्स को ड्रैग कहते हैं। उस फ्रिक्शनल फोर्स को ड्रैग कहते हैं, कोई कोई ड्रैग फोर्स भी कहता है, लेकिन हम लोग ड्रैग कहें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि आगे बढ़कर ड्रैग फोर्स नहीं लिख करके ड्रैग लिखता है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स को फ्रिक्शन ही लिखता है, वैसे ड्रैग फोर्स को ड्रैग लिखा जाता है। तो हम लोग ड्रैग जाने, द फ्रिक्शनल फोर्स between a moving object in a फ्लूइड मतलब चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, चाहे वाटर हो चाहे कोई, चलिए छोड़िए। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए मूविंग ऑब्जेक्ट एंड ए फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। इसमें फोर्स भी लिख दीजिए, ड्रैग फोर्स, अभी याद करने के लिए ड्रैग फोर्स भी कहें, इज कॉल्ड ड्रैग। तो ड्रैग बहुत ज़्यादा भी हुआ करता है और ज़्यादा ड्रैग होगा तो उस जो व्हीकल है जो पानी में चल रहा है, जो व्हीकल जो हवा में चल रहा है, जो चिड़िया हवा में चल रहा है, उस पर तो ड्रैग फोर्स लगेगा ना। तो उस ड्रैग फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्लूइड फ्रिक्शन चाहे ड्रैग, तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो ड्रैग को प्रभावित करते होंगे, ड्रैग को बढ़ाते होंगे, ड्रैग को घटाते होंगे। तो उन फैक्टर्स को हम लोग जाने, तो वो जो ड्रैग को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं उनको हम लोग थोड़ा जाने। हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन जान गए, ड्रैग जान गए, अब जानेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन सी, फ्लूइड फ्रिक्शन चाहे ड्रैग। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड फ्रिक्शन चाहे ड्रैग। तो सबसे पहला फैक्टर है स्पीड, दूसरा फैक्टर है शेप, तीसरा फैक्टर है साइज और चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ फ्लूइड। इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। हम लोग जानेंगे थोड़ा इसके बारे में। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड फ्रिक्शन, तो किस पर प्रभाव पड़ता है, स्पीड पर। तो स्पीड का कैसे प्रभाव पड़ता है, किस चीज का, तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्लूइड में उसका स्पीड ज्यादा होगा तो ड्रैग ज्यादा होगा, स्पीड कम होगा तो ड्रैग कम होगा। जैसे जो हवाई जहाज 1000 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है उसका ड्रैग ज्यादा होगा। एकदम उतना ही बड़ा हवाई जहाज है जो 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, मैंने इसका स्पीड घट गया, तो जब घट गया तो इसका ड्रैग जो है ड्रैग फोर्स, इसका ड्रैग फोर्स ऊपर वाले का मैंने 1000 किलोमीटर वाले का साइज सेम है लेकिन स्पीड चेंज हो गया है
तो इसका जो है ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा, ड्रैग फोर्स इसका स्पीड के कारण बढ़ गया। अब उसी तरह से पानी में जो चल रहा है स्पीड बोट, तो जो धीरे चल रहा है उसका ड्रैग फोर्स पानी का कम होगा, जो तेज चल रहा है उस पर ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, उसको ज़्यादा शक्ति खर्च होगा। उसी तरह से हवाई जहाज जो 1000 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो उसका ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा 700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। दूसरा हम लोग जानेंगे शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, शेप ऑफ स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। A shape of moving object। अब शेप पर डिपेंड करता है। हम लोगों ने देखा है, आप भी देखे होंगे कि जो गाड़ियां हैं जैसे मारुति है, मारुति जो गाड़ी है, चाहे और भी गाड़ियां हैं, उसमें ऐसा शेप लोग बनाए हुए हैं। ऐसा शेप है, यहाँ पहिया है, यहाँ पहिया है, तो ऐसा शेप है। जब ये चलता है तो हवा जो है यहाँ पर अवरोधन ऐसे कर देता है, थोड़ा ऐसे कर, तो जब हवा है ऐसे 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 माने इस तरह से हवा को काटता है और तेजी से चलता है। ऐसा शेप करने के कारण गाड़ी में सामने वेज टाइप बना देते हैं, वेज बोलते हैं इस टाइप का, वेज इसको बोलते हैं, इस टाइप का, इसको वेज बोलते हैं। वेज का प्रयोग हम लोग जो कुदार वगैरह में बेंट लगाते हैं लकड़ी का, तो एक लोहे का कांटी लगाते हैं जो शुरू में पतला रहता है और बाद में धीरे धीरे मोटा होता जाता है, उसको वेज कहते हैं। तो वेज टाइप में ये कार को डिजाइन किया हुआ रहता है, बनाया हुआ रहता है, तो हवा को ये बढ़िया से काटता है, जिसके चलते इस पर ड्रैग फोर्स हवा का बहुत कम लगेगा। जब ड्रैग फोर्स कम लगेगा तो एनर्जी भी तो कम लगेगा, एनर्जी बनता कहाँ से है, तो फ्यूल से कम बनता है, तो फ्यूल भी कम खर्चा होगा। तो फ्यूल जो है, फ्यूल मतलब पेट्रोल चाहे डीजल, जिस पर वो गाड़ी चलती है वो कम खर्चा होगा। देखते होंगे कि बहुत गाड़ी वाला लिखता है 4 व्हीलर कि हमारा 1 लीटर में 22 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है। तब मेन उनका डिजाइन रहता है, ये सामने से स्ट्रीमलाइन कर दिए हैं, पीछे से भी स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, जिससे उनके गाड़ी पर हवा का प्रेशर मिनिमम पड़ता है, ड्रैग फोर्स मिनिमम लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके चलते वो गाड़ी में कम एनर्जी का खर्च होगा, कम फ्यूल लगेगा। इस आधार पर लोग कैलकुलेशन करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स लोग, और बता देते हैं कि कितना खर्च होगा। तो शेप, हम लोग स्पीड जान गए, शेप जान गए, अब जानेंगे साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। साइज का मतलब होता है बड़ा या छोटा, यही ना होता है, लार्ज और बिग। तो जो साइज होगा बड़ा होगा, अगर बड़ा साइज होगा तो उस पर ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा, छोटा साइज होगा तो उस पर कम ड्रैग फोर्स लगेगा। वही यदि बड़ा हवाई जहाज है तो उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा, छोटा हवाई जहाज है तो उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगा, हेलीकॉप्टर में ड्रैग फोर्स कम लगेगा। वही छोटा पनडुब्बी है जो पानी में है, पानी का जो ड्रैग फोर्स है वो कम लगेगा। वही जब बड़ा पनडुब्बी लेके चलेंगे तो वहाँ पर
ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो साइज भी डिपेंड करता है, साइज बढ़ेगा ड्रैग फोर्स बढ़ जाएगा, साइज घटेगा ड्रैग फोर्स घट जाएगा। और चौथा है नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का जो नेचर ऑफ फ्लूइड, तो नेचर ऑफ फ्लूइड क्या है जी? फ्लूइड गाढ़ा है कि फ्लूइड पतला है? तो हवा भी फ्लूइड, एयर भी फ्लूइड है, पानी भी फ्लूइड है, दोनों में पतला कौन है? सीधे कोई कह देगा कि हवा पतला है, तो हवा का कम होता है, हवा का ड्रैग फोर्स कम होता है, और वही पानी में जो चलेंगे तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा, इसलिए कि पानी गाढ़ा होता है। अब पानी है और मोबिल है, तो मोबिल गाढ़ा है, तो मोबिल में यदि हम कोई चीज़ लेके भीतर चलना चाहेंगे, मोबिल तो उतना मिलेगा नहीं, फिर भी मान लीजिए ये रूम है, इस रूम में पूरा मोबिल भर दिए, पूरा सील करके भर दिए, और उसमें कोई चीज़ चला रहे हैं, इसी तरह के रूम में एक पानी भर दिए, वहाँ ठीक वैसा ही इंस्ट्रूमेंट चला रहे हैं, चाहे इसमें चला करके उस इंस्ट्रूमेंट को उस रूम में लेकर चले गए, तो देखते हैं कि उसका स्पीड जो है मोबिल वाले में घट जाता है, और सेम ब्रेक सेम एक्सलेटर सब ढंग से लेकर के तब उस स्थिति में उसका स्पीड घट जाता है। तो वो जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी बोलते हैं इतने मोटा मोटी, जानिए कि मोटा और पतला, वो लिक्विड मोटा है कि पतला है, गाढ़ा है कि पतला है, गाढ़ापन से होता है, तो गाढ़ा है, पानी गाढ़ा है हवा से, ये जाने। तो नेचर ऑफ फ्लूइड मतलब विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। तो विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जाने, तो इसके लिए किसी चीज़ को स्ट्रीमलाइंड किया जाता है, हवा में भी चाहे पानी में चलने के लिए स्ट्रीमलाइंड किया जाता है। तो स्ट्रीमलाइंड कहलाता क्या है? मतलब उसके शेप को बदल देना, शेप को स्ट्रीमलाइंड कर देना, स्ट्रीमलाइंड शेप। हम लोग इतने जाने फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड फ्रिक्शन, तो स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड पर डिपेंड करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड करता है, और जिस लिक्विड में जिस फ्लूइड में घूम रहा है, लिक्विड चाहे गैस में घूम रहा है, उसके विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है। और शेप जो है स्ट्रीमलाइंड कर देंगे तो घट जाता है, शेप स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, जैसे बॉस का आगे का पोर्शन एकदम सीधे खड़ा रहता है, वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, उतना बढ़िया से स्ट्रीमलाइन नहीं है, इसीलिए बॉस को चलाने में बड़ी आपका क्या कहें फ्यूल का खर्च होता है। वही कार लेके चलते हैं, उसमें फ्यूल कम लगता है। अब मान लीजिए कि 4 सिलेंडर का बस है, आपका कार 2 ही सिलेंडर का है, 1 ही सिलेंडर का है, तो उस रेस्पेक्ट में कार में 1 लीटर खर्च होता है, तो उसमें 4 होना चाहिए, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए कि उसको हवा रोकता है, उसको ड्रैग फोर्स को पार करना है। फ्लूइड फ्रिक्शन का हम लोग डिसएडवांटेज थोड़ा जान लें। डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, डिसएडवांटेज ऑफ ड्रैग मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन। पहला नंबर, ड्रैग स्पीड को घटा देता है, ड्रैग अफेक्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, ड्रैग क्या करता है? ड्रैग अफेक्ट्स efficiency of vehicles moving in fluid।
ड्रैग अफेक्ट्स इफिशियंसी ऑफ ड्रैग अफेक्ट्स इफिशियंसी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन फ्लूइड। ड्रैग जो है सो मूविंग ऑब्जेक्ट के इफिशियंसी को प्रभावित करेगा। जहां इफिशियंसी शब्द आया मतलब कि एनर्जी वहां ज्यादा खर्च होगा, तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगा, ड्रैग ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगा, मतलब कि ज्यादा फ्यूल खर्च होगा, ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा, तो ये प्रभावित कर देता है। डिसएडवांटेज ऑफ ड्रैग हुआ कि स्पीड को प्रभावित कर देता है और इफिशियंसी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड को प्रभावित करता है। ज्यादा ड्रैग होगा तो इफिशियंसी घट जाएगा। इसके लिए हम लोग स्ट्रीम लाइनिंग करते हैं। ड्रैग को कम करने के लिए उपाय, टू रिड्यूस ड्रैग ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड। तो सबसे इसमें एक ही मेन उपाय है, रिड्यूस मूविंग ऑब्जेक्ट का ड्रैग को माने फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए एक ही उपाय है, स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइंड शेप वही कर दिया जाता है तो आपका ड्रैग फोर्स को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। स्ट्रीम लाइंड शेप करेंगे तब। स्ट्रीम लाइंड क्या होता है, तो हम लोगों ने देखा है कि चिड़िया जो उड़ती है आसमान में तो उसका मुंह पतला होता है, मुंह के बाद उसका माथा थोड़ा बढ़ता है, फिर उसके बाद और पीछे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो डैने हैं, दो डैने ऐसे फैले हुए हैं, फिर और पीछे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि उनका बॉडी है, फिर उसके और पीछे देखते हैं तो उनका पूंछ होता है। तो इस तरह से चिड़िया जो है उसको नेचर ने स्ट्रीम लाइनिंग उनका कर दिया है, उनके बॉडी को, उसके शेप को उसी तरह से बना दिया है, नेचर ने बनाया। उसी तरह से पानी में डॉल्फिन है, डॉल्फिन का मुंह पतला होता है, फिर बॉडी जाके चौड़ा होता है, फिर पूंछ पतला हो जाता है। इस तरह मछलियां भी हैं, मैक्सिमम मछलियां जो हैं उनका मुंह पतला होता है, फिर बॉडी आके थोड़ा बढ़ता है, फिर पूंछ पतला हो जाता है। तो ये इसी को स्ट्रीम लाइनिंग कहते हैं। तो ऐसा नेचर को देखा साइंटिस्टों ने, साइंटिस्ट लोगों ने नेचर को देखा, नेचर में चिड़िया को देखा, हवा में चिड़िया को देखा, पानी में मछलियों को देखा, डॉल्फिन को देखा। तो डॉल्फिन को देख करके पनडुब्बी का आविष्कार हुआ, स्पीड बोट्स का आविष्कार हो गया और हवा में उड़ने के लिए हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। तो हवाई जहाज का आविष्कार हुआ तो उसमें भी तो वही है, हवाई जहाज में मुंह इसका ऐसे पतला रहता है, फिर आगे बढ़ता है मोटा हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर इसमें डैना होता, पीछे पीछे पूंछ जैसा होता है, इसमें दो डैने लगे होते हैं, ऐसे दो डैने लगे होते हैं, देखे होंगे डैना लगा रहता है। तब मुंह पर तो पतला रहता है जिधर से उड़ेगा, और डैना भी थोड़ा अपने आप को बैलेंस करता है, कभी थोड़ा इधर उधर इधर उधर, जैसे चिड़िया अपने डैना को करता है, पंख को करता है, उसी तरह से हवाई जहाज का भी पंख जो होता है इधर उधर होता है और ये उड़ता है। तो स्ट्रीम लाइन साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए और इंजीनियर लोग हवाई जहाज को बना दिए। रिसर्च का काम साइंटिस्ट का होता है और उसको शेप में लाना इंजीनियर्स लोग करते हैं, उसके अनुसार पार्ट्स बनाते हैं, उसके अनुसार उसको सजा देते हैं, कस देते हैं।
तो वो अब अपने रूप में आ जाता है। फिर दोनों मिलकर सामने उड़ाते हैं, देखते हैं, तो उनका हौसला बुलंद हो जाता है। तो स्ट्रीमलाइंड शेप ये हो गया हवाई जहाज का। उसी तरह पानी में पनडुब्बी का होता है, मछली का होता है, और हम लोग का जो गाड़ी है उसका भी स्ट्रीमलाइनिंग ऐसे किया हुआ। देखिए सामने से वेज टाइप है, सामने से वेज टाइप है, वेज जैसा बना हुआ है, इसमें पहिया लगा हुआ है। तो ये आपका व्हीकल हुआ जो जमीन पर चलता है, ये भी स्ट्रीमलाइंड है। तो ये भी ड्रैग फोर्स को कम करता है। ये हवाई जहाज हो गया तो स्ट्रीमलाइंड हो गया। बस अब हम लोगों ने स्ट्रीमलाइनिंग रिड्यूस ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइनिंग करेंगे। स्ट्रीमलाइनिंग नेचर को देख करके बनाया गया। जो चिड़िया का जो मुंह हुआ, डैना हुआ, उसी तरह से नेचर ने उनके बॉडी को इवॉल्व कर दिया और ये उड़ने लगे, उड़ने लगे। और उसी तरह से पानी में जो मछली हैं उनके भी बॉडी को नेचर ने इवॉल्व कर दिया। इवॉल्व कहते हैं कि काल क्रम में कुछ सब धीरे 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 उनके बॉडी में चेंज हुआ। हम लोग के भी बॉडी में धीरे धीरे चेंज हुआ है, तो आज इस रूप में आए हुए हैं। पहले नहीं थे। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आदि मानव पढ़ेंगे, उससे कैसे हम लोग इस स्थिति तक पहुँचे हैं, इसको हम लोग इसको आप देखेंगे अपने हिस्ट्री बुक में। उसी तरह से इवॉल्वमेंट होता है समय के बाद। इवॉल्व का यही मतलब होता है कि समय के बदलने से उनका स्वरूप में चेंज होना, उनके शेप में, साइज में चेंज होना। तो उसी तरह से हम लोगों ने स्ट्रीमलाइंड के बारे में जान लिया। हवाई जहाज कैसे स्ट्रीमलाइंड हुआ, पनडुब्बी कैसे स्ट्रीमलाइंड हुआ। इस तरह से हम लोगों का फ्रिक्शन चैप्टर समाप्त होता है। और हमको आज विदा होने के लिए आज्ञा दीजिए। साथ में आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल एक्सेलेरेट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिले, इसका लाभ मिले और हमारा जो है हौसला बुलंद रहे। थैंक यू।